हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों 2022 वाले क्वेश्चन चल रहे थे हमारे, बढ़ाते हैं उनको आगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच चुके हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फीयर्स आर स्प्रेड इनटू ए चैम्बर एंड बिकेम चार्ज्ड विद चार्जेस +3 +5e -3 respectively. All the three spheres came into contact simultaneously for a moment and got separated. Which one of the following are possible value of final charge on the sphere? देखो भाई, सीधी सी बात है। आपको छोटे साइज के स्फीयर दिए। देखो, क्वेश्चन को पढ़ना एक आर्ट है। सबसे पहले तो वो सीखनी है आपको। इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट हुआ। 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फीयर्स। माइक्रोस्कोपिक का मतलब हो गया साइज में बहुत छोटे। तो साइज में बहुत छोटे 3 स्फीयर बना लेते हैं, ये लो, ठीक है। और उनको एक चैम्बर के अंदर रख के स्प्रे कर दिया गया तो वो चार्ज हो गए। और चार्ज पहले वाले पर आया +3e। +3 का मतलब इस पर 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है। दूसरे पर चार्ज आया +5e। दूसरे पर चार्ज आया +5e। और तीसरे पर चार्ज आया बच्चों -3e। ये आया, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ऑल द spheres came into contact simultaneously for a moment and got separated. इन तीनों को आपस में टच किया गया। इसको इससे टच किया, इसको इससे टच किया, तीनों को आपस में टच किया और टच करके जो है फिर उनको अलग कर दिया। टच करने के बाद तो आपको बताना है इनमें से कौन सी पॉसिबल वैल्यू है चार्ज की। देखो, अगर तीनों आपस में टच करोगे तो आपने एक चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़ा था। वो प्रॉपर्टी है कि चार्ज हमेशा, टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको कहते हैं चार्ज कंजर्वेशन लॉ। तो टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज है बच्चों यहाँ पे हमारा +3e, +5e और -3e। ये सॉल्व करके आया +5e। इसका मतलब इन तीनों पर मिलाकर चार्ज +5e है। अगर आप इनको टच करके अलग भी कर दोगे तो टोटल चार्ज तो अब भी उतना ही रहना चाहिए ना। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है इनमें से जिसपे टोटल चार्ज तीनों को ऐड करके और +5e आए? तो चलो पहले वाले को ऐड करके देखो। 5e +5e 10, 10 - 4 6। इसका तो 6e आ रहा, ये तो पॉसिबल है नहीं, 5e आना चाहिए। दूसरे में 4e 3.5 और +5, तो ये बैठ गया आपका 9 + 4 13e। ये भी पॉसिबल नहीं है। टोटल चार्ज तो उतना का उतना ही रहना चाहिए ना। टोटल चार्ज +5e है, चाहे इनको टच करके अलग भी कर देंगे, टोटल चार्ज थोड़े ना आपने चार्ज दिया तो नहीं ना उनको, उन्होंने आपस में एक दूसरे को चार्ज चाहे वो कितना भी दे लें, तो टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है अगर हम बाहर से चार्ज ना दें तो। ये प्रॉपर्टी है चार्ज कंजर्वेशन लॉ। चलो अब इस ऑप्शन में देखो, प्लस का 6e 12 -7, 12 - 7 हो गया 5। वेरी गुड, इस ऑप्शन में 5 है तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चाहे अगला वाला देख भी लो, 5 + 7 हो गया 12 -8, ये बन रहा 4e। ना तो ये पॉसिबल है 4e, टोटल चार्ज रहना चाहिए +5e। तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक है और वो है बी ऑप्शन। मेरे ख्याल से आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 14। जरा इसको करके देखते हैं क्या बोला है। पहले सवाल पढ़ेंगे। मैंने कहा कि सवाल पढ़ना एक आर्ट है, पहले सबसे पहले वही सीखनी है। तो इसमें बोला एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ 1 कूलम। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 कूलम का चार्ज है। लो जी, 1 कूलम का चार्ज है इसके ऊपर, एंड गेन्स 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। और इसको मिल जाते हैं, गेन का मतलब इसको मिल गए 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मिल गए इतने। तो इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? माइनस। तो कुछ माइनस चार्ज इसको मिल गया। अब इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है मान लेते हैं Q। तो फॉर्मूला होता है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, तो n इलेक्ट्रॉन्स पे हो जाएगा Ne। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है तो n इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज माइनस में हो जाएगा, तो -Ne आ जाएगा। तो Q का फॉर्मूला माइनस का Ne लगा लो, तो माइनस में n की वैल्यू 5 × 10⁻18
और इनटू में E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ये आपको पता ही है। मल्टीप्लाई करो, माइनस में 1.6 इंटू 5 8 हो गया, इंटू 10 की पावर माइनस में 1 बची, प्लस 18 -19, तो -1 बची, ये बच गया, चार्ज आ गया ये 0.8 कूलम, 0.8 कूलम का चार्ज आ गया, ये आ गया। तो देखो पहले से 1 कूलम चार्ज था इसके पास, अब आपने क्यू चार्ज और दे दिया। क्यू चार्ज कितना आया ये 0.8 कूलम, ये इतना और दे दिया। अब इसने पूछा द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट। अब नेट चार्ज इस पे कितना है, तो चार्ज तो आपको पता ऐड हो जाता है, तो क्यू नेट, नेट चार्ज कितना आ गया, पहले कितना था 1 कूलम, और प्लस अब कितना और दे दिया, माइनस में है ये क्यू माइनस में, इलेक्ट्रॉन दिए थे ना, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस में होता है, तो माइनस का 0.8 कूलम और दे दिया, तो 1 माइनस में 0.8 तो कितना बचा 0.2 कूलम बचा, 0.2 कूलम। तो ऐसा कोई सवाल जिसमें 0.2 कूलम आ रहा हो, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन, तो ये ऑप्शन है हमारा डी। बिल्कुल आसान सा सवाल, एकदम इजी। चलिए अगले पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए बच्चों, सॉल्व करते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। इसमें कहा है 2 पॉइंट चार्जेस 8q एंड -2q आर लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l। तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट हो गया, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l यहां बना लेते हैं, x इज इक्वल टू l। ठीक है, एक चार्ज तो यहां पे रखा है प्लस का 8q और दूसरा चार्ज रखा है L पे माइनस का 2q। ठीक है, और द पॉइंट ऑन x एक्सिस एट विच द नेट फील्ड इज 0 ड्यू टू दीज चार्जेस। अब आपको ये बताना है कि x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जहां पे नेट फील्ड 0 होगा। तो देखो बच्चों क्यों होगा, पहले तो ये सोचते हैं। देखो मान लो वो पॉइंट इन दोनों के बीच में है कहीं, मान लो वो पॉइंट इन दोनों के बीच में है, मैं जरा इसका कलर चेंज करता हूं, मान लेते हैं वो पॉइंट इन दोनों के बीच में है, मान लो यहां है जिस पे नेट फील्ड 0 है। तो पहले तो ये सोचेंगे क्या हो सकता है यहां पे 0 फील्ड। तो देखो प्लस का चार्ज है, तो प्लस में से फील्ड हमेशा बाहर की तरफ निकलता है, ये प्लस का चार्ज है, इसमें से फील्ड बाहर जा रहा होगा ऐसे, तो इस पॉइंट पर फील्ड पहुंचेगा तो इस तरफ जाएगा E1, ऐसे जाएगा। अच्छा ठीक है, जो माइनस का चार्ज होता है उसमें फील्ड हमेशा अंदर की तरफ चलता है, तो माइनस में फील्ड अंदर की तरफ जा रहा होगा, तो माइनस में इसी पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो अंदर की तरफ जा रहा होगा E2। अब एक पॉइंट पर दो फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, 0 बना सकते हैं? कभी नहीं। अगर दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगते हैं तो वो कभी 0 हो ही नहीं सकते, दो फोर्स अपोजिट लगते हैं तभी तो 0 हो सकते हैं। मान लो एक फोर्स इधर लगा हुआ है 10 न्यूटन का और एक फोर्स इधर लगा हुआ है 10 न्यूटन का, बिल्कुल बराबर अपोजिट है, आपस में कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब फील्ड इन दोनों के बीच में तो 0 हो ही नहीं सकता, तो बाहर हो सकता है। बाहर चलते हैं, चलो यहां चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, जरा आगे चलते हैं, इसको लेके यहां पे मान लो वो पॉइंट है जहां पे फील्ड 0 होगा। तो पहले इसको हटा दो जरा, थोड़ा सा इसको इरेज कर दो, ये जो मैंने बातें बताई, अंदर तो 0 हो नहीं सकता, अंदर तो हमने देख लिया, अंदर तो 0 हो नहीं सकता। ठीक है, अंदर तो हमने देख लिया, अंदर नहीं 0 हो सकता, बाहर कोई पॉइंट हो सकता है, तो देख लेते हैं। चलो यहां पे है वो पॉइंट, मान लो इस पॉइंट पर 8q जो ये प्लस का चार्ज है, इसमें से फील्ड बाहर निकलेगा, तो जब वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो फील्ड इधर जा रहा होगा, तो इस पॉइंट पर फील्ड इधर आ गया E1। ये किसकी वजह से है, इसकी वजह से, 8q की वजह से। और -2q, माइनस में फील्ड आता है अंदर की तरफ, तो इसमें फील्ड आ जाएगा अंदर की तरफ E2, ये हो जाएगा E2। तो E1 इस तरफ है, वो तो है +8q की वजह से, प्लस में से फील्ड बाहर निकलता है,
और माइनस में फील्ड अंदर जाता है, तो माइनस में फील्ड अंदर की तरफ है, इस तरफ है। तो इस पॉइंट पर फील्ड दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट फील्ड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां पॉसिबल है, अंदर क्यों नहीं पॉसिबल था, क्योंकि अंदर जो है दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में थे, E1 भी अंदर था, E1 भी राइट की तरफ था, E2 भी राइट की तरफ था, तो वे एक दूसरे को कैंसिल ही नहीं कर पा रहे थे, 0 कैसे बनाते। ये एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं या कर देंगे, ऐसे कह रहा हूं। तो ये है वो पॉइंट जो हमें बताना है। ठीक है, अब मैं इस डायग्राम को दोबारा बना लूं या यहीं कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसे हटा लेते हैं, ये E1 E2 वाली कंसेप्ट इनको हटा लेते हैं। चलो अब यहां से देखते हैं, ये पॉइंट यहां से मान लो x डिस्टेंस पे है यहां से, तो यहां से कितना होगा ये डिस्टेंस, यहां से इन दोनों के बीच की L है ये डिस्टेंस, देखो ये 0 है, ये L है, तो यहां से तो ये L है यहां तक, और यहां से यहां तक हो जाएगी ये L प्लस एक्स, ये आ गई आपकी L प्लस एक्स। तो ये वाला जो पॉइंट है +8q से तो L प्लस एक्स डिस्टेंस दूर है, और -2q से x डिस्टेंस दूर है। तो इस पॉइंट पर जो नेट फील्ड होगा वो 0 हो सकता है। कैसे हो सकता है, जब E1 और E2 एक दूसरे को कैंसिल कर दें। अब दो वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कब करते हैं, मान लो एक वेक्टर A है और उसके अपोजिट में एक वेक्टर B है बच्चों। अब दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल तब करेंगे जब दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होंगे। एक तो वो एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए और उनके मैग्नीट्यूड आपस में, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उनकी वैल्यू, लेंथ, तो A वेक्टर की लेंथ और B वेक्टर की लेंथ आपस में बराबर। तो ऐसे ही E1 वेक्टर और E2 वेक्टर एक दूसरे को कब कैंसिल करेंगे, जब E1 बराबर होगा E2 के, या E1 का मोड कह लो, E1 का मोड E1 ही हो गया भाई। E1 वेक्टर तो पूरा लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, और E1 का मोड लिखेंगे, E1 का मोड लिखेंगे तो खाली E1 भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, ये मर्जी आपकी। तो हमने तो इसको ऐसे लिख दिया E1 और E2, ठीक है, या तो E1 और E2 आपस में बराबर होने चाहिए। चलो E1 किसकी वजह से फील्ड है, E1 जो ये फील्ड है यहाँ इस पॉइंट पर, ये किसकी वजह से, ये है +8q की वजह से। तो यहां से ये पॉइंट कितना दूर है, L प्लस एक्स, तो +8q की वजह से E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, खुद सोचो। E1 की वैल्यू तो E का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q हो गया प्लस का 8q, प्लस नहीं, सिर्फ हमें यहाँ पे वैल्यू यूज करनी होती है, तो 8q रख दो, और बटे में r स्क्वायर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस उसका स्क्वायर, तो L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल E2 आ जाओ। E2 इसकी वजह से -2q की वजह से यहाँ E2 है, तो वो कितना है 1/4πε0, यहाँ पे चार्ज कितना है -2q, माइनस नहीं रखना, सिर्फ 2q, तो 2q बटे में, क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू लेनी होती है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, x की वैल्यू। चलो ये कट गए, q से q कट गया, 2 से इसको काट लो, 8 को 4 बचेगा, यहाँ बचा 4 बटे में L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ बचा 1 बटे में एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ का अंडर रूट कर दो, 4 का अंडर रूट 2 हो गया, ये बचा नीचे L प्लस एक्स, स्क्वायर हट गया इस पे से, और इस पे से भी 1 का अंडर रूट 1 हो गया, और एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स हो गया, इस पे से भी स्क्वायर हट गया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इधर बचा 2x, इधर आ गया L प्लस एक्स। ठीक है, इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूं, मतलब ऊपर कर लेता हूं, इसे सॉल्व कर लो, तो ये आ गया आपका, इसे इधर ले आओ तो x बराबर L, तो x बराबर L डिस्टेंस पे वो पॉइंट पड़ेगा जहां पे नेट फील्ड 0 होगा। x बराबर L डिस्टेंस पे वो पॉइंट पड़ेगा बच्चों जहां पे नेट फील्ड आपका 0 होगा। ऑप्शन चेक करो, x इज इक्वल टू L है कोई ऑप्शन, तो बिल्कुल है, लेकिन अब आप कहोगे हाँ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट विच, इसमें आंसर C दिया हुआ है, तो L
हमारा आया था एल, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? नहीं नहीं, ठीक है आंसर हमारा। असल में वो इस चार्ज से एल डिस्टेंस पे पड़ेगा, तो उन्होंने पूछा था एक्स एक्सिस पे कहां पड़ेगा वो पॉइंट। तो एक्स एक्सिस पे जब पॉइंट लेंगे हम, एक्स एक्सिस पे बच्चों जब पॉइंट लेंगे, एक्स एक्सिस पे जब हम उस पॉइंट को लेंगे तो जीरो से लेंगे ना, मतलब यहां से देखेंगे ना कि वो कितना दूर है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये एल आई है, तो ऐसे समझो कि ये हो गया प्लस का 8Q, यहाँ पे हो गया माइनस का 2Q, और यहां से L डिस्टेंस पे वो पॉइंट आ गया P। कितनी डिस्टेंस पे? L, ये। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है? L, ये। अगर सेंटर से देखोगे O से, तो सेंटर से कितनी दूर है ये पॉइंट? तो L प्लस L साफ नजर आ रहा है, यहां से है ये 2L, यहां से यहां तक। तो ऑप्शन बैठ गया हमारा बच्चों 2L, क्योंकि हमें तो एक्स एक्सिस पे बताना है वो पॉइंट कितनी दूर पड़ेगा, तो सेंटर से ही बताते हैं एक्स एक्सिस पे। तो कि x इज इक्वल टू कितने पे पड़े? x इज इक्वल टू 0 है, ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू L है। भाई ऐसे कहो ना, ये x इज इक्वल टू 0 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू L है, तो यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस 2L हो गई, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2L, ये डिस्टेंस है। आसान। तो ये बिल्कुल आसान सा सवाल था, कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बढ़ाते हैं इसको आगे, क्या बोला है जरा देखते हैं। असर्शन रीजन का सवाल है। ऐसे सवाल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, थ्योरेटिकल बेस होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, न्यूमेरिकल बेस भी हो सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल बेस ज्यादा होते हैं। असर्शन रीजन को ट्राई करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको असर्शन पढ़ना है और उसे ये देखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। पहला काम यही करो। चलो करते हैं। A negative charge in an electric field moves along the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो लगा हुआ है और उसकी डायरेक्शन में लगा हुआ है, उसके डायरेक्शन मतलब उसके अंदर रखा है एक नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स लगता है। किस डायरेक्शन में लगता है सोच के बताओ। तो लगता है फील्ड के अपोजिट, जो हमें पता है कितना लगता है, F बराबर Q इंटू ई, इतना चार्ज इस पे लगता है। तो F इज इक्वल टू क्यू ई चार्ज, वो F इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स इस चार्ज के ऊपर लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा? फील्ड के अपोजिट। तो अगर ये चलना भी चाहेगा, फोर्स लगेगा, तो ये चलेगा तो किस तरफ चलेगा? इस तरफ चलेगा। तो यहां किस तरफ चलेगा? फील्ड के अपोजिट चलेगा। जबकि असर्शन में क्या दिया कि नेगेटिव चार्ज जो होता है फील्ड के अलोंग चलता है, तो ये तो गलत हुआ ना। तो असर्शन जो है हमारा गलत है। सबसे पहला स्टेप यही है असर्शन रीजन को सॉल्व करने का। असर्शन पढ़ो और चेक करो कि वो गलत है या सही है, राइट है या रॉन्ग है। तो हमारी तरफ से ये रॉन्ग है, खत्म काम। आगे बढ़ो, फिर पढ़ो रीजन। रीजन को भी यही देखना है, रीजन को पढ़ना है, चेक करना है कि वो राइट है या रॉन्ग है। तो पढ़ो, ऑन ए नेगेटिव चार्ज द फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। गलत। देखो अभी बताया आपको, नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट लगता है, याद रखना ये बात। पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट लगता है। तो हमारा जो रीजन है वो भी गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन आ गया डी। डी ऑप्शन क्या होता है जब असर्शन रीजन को सॉल्व करते हैं कि असर्शन भी इनकरेक्ट है और रीजन भी इनकरेक्ट है। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, ये भी असर्शन रीजन का सवाल है। वही 2022 के अभी सवाल चल रहे हैं, शायद ये 2022 का भी इस टॉपिक का शायद लास्ट हो, आगे भी होंगे, अभी देख लूंगा मैं। चलो पढ़ते हैं पहले असर्शन रीजन में क्या करना है। सबसे पहले असर्शन पढ़ना है, पढ़ लीजिए, देखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। एक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रख दें तो उसमें दो तरीके का मोशन मिलता है। एक ट्रांसलेटरी मतलब वो आगे बढ़ेगा डाइपोल, और दूसरा रोटेटरी वो घूमेगा भी। हाँ बिल्कुल होता है। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूं। जब हम किसी ऐसे फील्ड के अंदर डाइपोल को रखते हैं
जहां पर वैल्यू लगा, मतलब जहां पर वैल्यू अलग अलग है, जैसे यहां देखेंगे लाइनें पास हैं तो यहाँ का फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ पे लाइनें दूर हैं यहाँ का फील्ड कम होगा। ऐसे फील्ड को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। और जब लाइनों के बीच में गैप एक जैसा होता है तो ऐसे फील्ड को कहते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। यहां पर हर जगह फील्ड की वैल्यू बच्चों एक जैसी होती है, हर जगह ई है तो ई है हर जगह, इसमें हर जगह अलग अलग होती है। यहाँ मान लो E1 है फील्ड की वैल्यू, यहाँ फील्ड की वैल्यू E2 है, यहाँ फील्ड की वैल्यू E3 है। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि यूनिफॉर्म फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फर्क क्या है। चलो ये तो आप समझ गए, हटाता हूं इसको। अब समझाना है मेरे को, सवाल क्या दिया है। सवाल कहा है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, मतलब मान लो इस तरीके का फील्ड है हर जगह अलग अलग, और उसके अंदर आपने किसी डाइपोल को रख दिया। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल पे एक प्लस चार्ज होता है एक माइनस चार्ज होता है, एक प्लस का क्यू एक माइनस का क्यू, ये डाइपोल है। जब आप किसी फील्ड के अंदर डाइपोल को रखोगे तो उस पे दो तरीके का मोशन मिलता है उसके अंदर, एक रोटेशन का मोशन, मतलब ये घूमेगा भी और साथ में आगे पीछे भी चलेगा। तो हाँ ऐसा होता है। क्यों होता है देखो सुनो, डाइपोल पर ना फोर्स लगता है। मान लो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो इस पे तो इधर फोर्स लगा, इस पॉइंट पर मान लो फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो इस पे QE1 फोर्स लगा, ठीक है। यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन मान लीजिए इधर है तो इस पे फील्ड, इस पे जो फोर्स लगा मान लो इस डायरेक्शन, क्योंकि E2 है यहाँ तो Q इंटू में E2, यहाँ का फील्ड E2 है, यहाँ का फील्ड E1 है। तो देखो यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ थी, मतलब फील्ड की डायरेक्शन तो इस तरफ थी, लेकिन आपको पता माइनस चार्ज पे फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगा इस तरफ। यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन इसी तरफ थी तो इसी तरफ फोर्स लगा प्लस चार्ज पे QE1। अब देखो ये फोर्स इस तरीके का है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल तो कर नहीं रहे भाई। अगर आमने सामने होते और सेम होते, जैसे अगर डाइपोल को आप ऐसे फील्ड में रख दो यूनिफॉर्म वाले में, तो यहाँ पे मान लीजिए प्लस का चार्ज है, ये माइनस का चार्ज है, तो इस पे इधर फोर्स लगता है QE फील्ड की डायरेक्शन में, तो माइनस वाले पे इधर फोर्स लगता है QE, और दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ का भी फील्ड E होगा और यहाँ का भी फील्ड E होगा। चार्ज आपको पता ही है, ये प्लस Q है ये माइनस Q है। तो इसलिए जब भी किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस पे नेट फोर्स कितना आता है, नेट फोर्स, तो वो नेट फोर्स इस पे आ गया मान लो प्लस का QE, इस पे आ गया माइनस का QE, और दोनों एक दूसरे से कैंसिल, फील्ड आ गया 0। तो इस पे फील्ड 0 हो गया, टोटल फील्ड इस पे, मतलब टोटल फोर्स आ गया 0। तो डाइपोल को अगर आप यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखते हैं तो फोर्स 0 आता है। जब फोर्स 0 आएगा तो वो आगे पीछे तो चल नहीं सकता, तो उसके अंदर कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता, नो ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन उसके अंदर एक टॉर्क होता है, और वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PE साइन थीटा। जहां P क्या है, P तो है डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा हो गया डाइपोल मोमेंट के और फील्ड के बीच का एंगल। तो ये होता है, ये 0 नहीं होता, टॉर्क 0 नहीं होता है। तो टॉर्क क्या इसको घुमाता है, तो घुमाने की वजह से इसके अंदर कौन सा मोशन आता है, रोटेटरी मोशन आता है। ये कौन सा मोशन है, रोटेटरी मोशन, ठीक है। तो टॉर्क की वजह से डाइपोल के अंदर रोटेटरी मोशन होता है, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 होता है। लेकिन ये सब कहानी कहाँ की है, ये सब कहानी है जब हम डाइपोल को किसके अंदर रखते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में आ जाओ, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या होगा, दोनों फोर्स एक दूसरे को, जैसे यहाँ पे प्लस QE माइनस QE एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ तो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे फील्ड अलग अलग होगा, यहाँ E1 होगा यहाँ E2 होगा। जहां पे प्लस चार्ज है वहां का E1 फील्ड है, जहां का माइनस चार्ज है वहां का E2 फील्ड है। तो ये एक दूसरे से चाहे अपोजिट भी हो एक बार को, पर एक दूसरे को कैंसिल कैसे कर देंगे, कैंसिल तो कर नहीं पाने के। जब ये कैंसिल नहीं करेंगे तो नेट फोर्स 0 नहीं आएगा,
और जब जीरो नहीं आएगा तो ये डाइपोल आगे चलेगा या पीछे, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स आएगा, मान लो नेट फोर्स डाइपोल पे लग रहा है राइट डायरेक्शन में, तो राइट की तरफ चलना शुरू कर देगा डाइपोल, या नेट फोर्स लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में तो लेफ्ट की तरफ चलने लगेगा, या नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो ऊपर की तरफ, जिस तरफ भी नेट फोर्स लगेगा उसी तरफ डाइपोल चलना स्टार्ट कर देगा। इसलिए हम यहां से कहेंगे कि इसके अंदर कौन सा मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन इसके अंदर मौजूद है। ऑब्वियस सी बात है। रोटेटरी होगा कि नहीं? रोटेटरी बिल्कुल होगा सर, रोटेटरी तो टॉर्क होता है, और टॉर्क तो वहां पे फोर्स जीरो था फिर भी टॉर्क पैदा हो रहा था, तो टॉर्क यहां पे होगा, टॉर्क की वजह से रोटेटरी मोशन होगा। टॉर्क का लेकिन वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो कौन सी फील्ड में लगता है? वो फील्ड में लगता है जब फील्ड यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है। ये नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ टॉर्क कुछ और लगेगा, पर लगेगा, फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, मेन बात। तो यहाँ पे टॉर्क होने की वजह से कौन सा मोशन है? रोटेशन का मोशन भी यहाँ मौजूद है, रोटेशन का मोशन भी यहाँ मौजूद है, तो दोनों मोशन है। तो इस हिसाब से इन्होंने जो ये पहली लाइन बोली थी, असर्शन बोला था, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल रोटेटरी मोशन, ये बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है। आगे बढ़ो, अब रीजन पढ़ो। पहला काम होता है हमारा असर्शन को पढ़ना और उसे देखना कि वो सही है या गलत है। तो पहला तो सही है, असर्शन तो सही है। आगे बढ़ो, रीजन को पढ़ो पहले। अब इसे भी यही देखना है रीजन पढ़ के कि ये सही है या गलत है, पहले ये डिसाइड करो। तो इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ए डाइपोल एक्सपीरियंस ए फोर्स, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है डाइपोल के ऊपर, एज वेल एज टॉर्क। बिल्कुल सही, अभी यही तो डिस्कस किया। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर देखो फोर्स लगेगा, फोर्स नॉन जीरो है, जीरो तो है नहीं, तो फोर्स लगेगा, और टॉर्क लगेगा, उसकी वजह से रोटेशन पैदा होगा, दोनों लगेंगे। तो ये रीजन भी एकदम करेक्ट बोला इसने, ये भी करेक्ट है। अब ये सोचो कि क्या हमारा रीजन असर्शन को क्लैरिफाई करता है, उसको एक्सप्लेन करता है? हाँ बिल्कुल करता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि देखो असर्शन में क्या था, असर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों मोशन रखता है, पर वो दोनों मोशन कहां से आते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन तो आता है फोर्स की वजह से, और रोटेटरी मोशन आता है बच्चों टॉर्क की वजह से। तो रीजन में यही तो दे रखे हैं कि इन दोनों पे टॉर्क लगता है, इसकी वजह से ट्रांसलेटरी मोशन भी आता है, रोटेटरी मोशन भी आता है। तो इसका मतलब रीजन के अंदर पहले वाले असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है रीजन का यूज करके। तो रीजन का यूज करके हमने पहले वाले को एक्सप्लेन कर दिया कि भाई फोर्स लगेगा तो उसकी वजह से ट्रांसलेटरी मोशन आएगा, और टॉर्क लगेगा तो उसकी वजह से रोटेटरी मोशन आएगा। हो गया एक्सप्लेन? तो इसका मतलब दोनों असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यही हमारा टारगेट था, यही हमारा समझाने का आपको मोटिव था कि आपको असर्शन रीजन को बढ़िया से समझाया जाए कि असर्शन रीजन कैसे ट्राई करने। पहले असर्शन को पकड़ो, उसे देखो ट्रू है या फॉल्स है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। फिर रीजन को पकड़ो, ट्रू है या फॉल्स है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। फिर उसके बाद देखो कि क्या रीजन से आप असर्शन को किसी तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। अगर असर्शन से रीजन को कनेक्ट कर सकते हो तो समझो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए में यही दे रखा है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आई थिंक आप लोगों को बहुत बढ़िया से मजा आ गया होगा पूरी वीडियो में। ज्यादा देर नहीं है, आधे घंटे में हमने 4-5 सवाल कर लिए, जितने हुए चलो ठीक है। अभी मैंने आगे लगा नहीं रखे हैं, 18 तक ही लगा रखे हैं, दिख भी रहा होगा आपको यहाँ। कल आगे लगा के और आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं।